होती है तो हम क्लिंट बार्टन यानी होकाई को देखते हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। उधर थैनोस के साथ पूरी एवेंजर्स की टीम लड़ रही होती है, लेकिन अब क्योंकि थैनोस को वो जी इन्फिनिटी स्टोन्स मिल चुके थे, जिसकी मदद से फाइनली वो चुटकी बजा देता है, जिसकी वजह से यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन खत्म हो जाती है और उन्हीं में ही क्लिंट की फैमिली भी मारी जाती है और अब उसकी फैमिली में सिर्फ वो अकेला ही सर्वाइवर था। अब पहले तो यहाँ पर क्लिंट बार्टन यानी होकाई को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसकी फैमिली कहाँ चलेगी, लेकिन जब उसके सामने सारी रियलिटी आती है यानी उसे पता चलता है कि थैनोस की वजह से उसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है, तो यहाँ पर वो फाइनली ये डिसाइड कर लेता है कि इस दुनिया में जितने भी बुरे लोग हैं उन सबको मार डालेगा। इसीलिए अब वो फाइनली क्लिंट बार्टन वाले रूप को छोड़कर एक मास्क पहने किलर वाले रूप में आ चुका था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन और नेबुला पर आता है, जो कि टाइटन्स प्लेनेट से अपने शिप में बैठकर अर्थ के लिए जा रही होती है। अब इस सफर में उन्हें टोटल 22 दिन गुजर चुके थे। अब इन 22 दिनों के बाद उनके पास खाने और पीने का सारा सामान भी खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से टोनी स्टार्क की हालत भी अब काफी खराब हो चुकी थी। अब क्योंकि नेबुला तो एक रोबोट थी, इसीलिए उस पर खाना और पानी ना मिलने का कोई भी असर नहीं होता। जो डिफिकल्टीज भी थी वो सारे टोनी स्टार्क को ही फेस करनी पड़ रही थी, इसीलिए टोनी स्टार्क अब पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था और तब वो मरने के लिए अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और अपनी मौत का इंतजार करता है। लेकिन ठीक उसी टाइम वहाँ पर एक मिरेकल हो जाता है और वो ये कि उसके सामने आ जाती है कैरल डैनवर्स यानी कि कैप्टन मार्वल। अब जैसे ही कैरल को उनका शिप दिखाई देता है तो उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है। इसके बाद वो उनके शिप को अर्थ पर ले आती है, क्योंकि कैप्टन मार्वल भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और पावरफुल कैरेक्टर है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स मिलने पर चुटकी बजाई थी तब सभी लोग राख में बदलकर खत्म हो रहे थे, लेकिन उसी टाइम निक फ्यूरी ने अपने डिवाइस से कैप्टन मार्वल को एक मैसेज भेजा था। तब उस मैसेज के मिलते ही कैप्टन मार्वल अर्थ की तरफ आने लगती है, लेकिन इसी दौरान उसे वहाँ पर टोनी स्टार्क का शिप दिखाई देता है, तो इसीलिए वो स्पेसशिप को भी अर्थ पर ले आती है। कैरल को अर्थ पर आने के बाद थैनोस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और जब उसे ये पता चला कि थैनोस बहुत ज्यादा पावरफुल है तो उसने सभी एवेंजर्स को एक आइडिया दिया कि हम क्यों ना सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को जमा करें और वापस से इसी टाइमलाइन में आकर उन सारे इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करें, जिससे होगा ये कि सारे मरे हुए लोग वापस आ जाएंगे और साथ साथ हम थैनोस का भी खेल खत्म कर सकेंगे। ठीक उसी टाइम पर उन्हें अपने सिस्टम से एक खास किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहाँ पर रॉकेट उन्हें बताता है कि जब थैनोस ने चुटकी बजाई थी तो पूरे यूनिवर्स में एक ऐसी वेव यानी लहर फैली थी जो कि आज से पहले कभी भी नहीं देखी गई। और बिल्कुल ऐसा ही 2 दिन पहले एक गैलेक्सी पर भी हुआ है। क्या पता थैनोस ने दोबारा से चुटकी बजाई हो, जिसकी वजह से हमें फिर से ये वेव देखने को मिली। तब यहाँ पर सभी एवेंजर्स को पता चल जाता है कि थैनोस ने फिर से अपने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज किया है। तब उसकी वेव की वजह से ये लोग उसके सिग्नल्स को ट्रैक करते हैं और फिर अपने स्पेसशिप से उसे प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर थैनोस था, और यहीं पर हमें दिखाया जाता है थैनोस जो कि अब कमजोर और काफी थका हुआ लग रहा था। इसके बाद वो सब वहाँ पहुँचकर थैनोस को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि सारे इन्फिनिटी स्टोन्स कहाँ हैं, जहाँ पर थैनोस उन्हें बताता है कि मैंने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज करके सभी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ताकि कोई भी इन इन्फिनिटी स्टोन्स को दोबारा से जोड़कर इस पूरे यूनिवर्स को दोबारा से पहले जैसा ना बना दे। अब इस बात की वजह से थोर को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपने हैमर से थैनोस का गला काट देता है और वहीं पर वो थैनोस को जान से मार डालता है। अब क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स तो थे नहीं, इसीलिए किसी के पास भी कोई होप नहीं थी कि सारे मरे हुए लोग वापिस से जिंदा कैसे होंगे, इसीलिए वो सारे ही काफी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। इसीलिए वो सारे अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। इसके बाद थोर अब एक नई जगह पर जिंदगी गुजारने लगता है, जो कि नॉर्वे में थी। थोर अब पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था, इसीलिए क्योंकि वो थैनोस से हार भी गए थे और साथ साथ इन्फिनिटी स्टोन्स को भी कलेक्ट नहीं कर पाए थे। थोर बिल्कुल लेजी हो गया था, वो अलग अलग तरह के नशे भी करने लग गया था, जिसकी वजह से वो फैटी भी हो गया था। दूसरी तरफ हल्क ने अपने ब्रूस बैनर और हल्क की बॉडी पर कुछ साल काम करके उन दोनों बॉडीज को मिला दिया, जिससे फाइनली वो बन गया प्रोफेसर हल्क, जिसमें हल्क की पावर्स के साथ साथ ब्रूस बैनर का तेज दिमाग भी था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया है, जिसमें वो सर्वाइवर्स को सिखाता था कि जो टाइम गुजर गया हमें उस पर नहीं बल्कि जो हमारा आने वाला कल है यानी हमारा जो फ्यूचर है हमें उस पर फोकस करना चाहिए। अब जिंदगी को मजीद किस तरह से अच्छा बनाया जाए वो इस बारे में काफी डिस्कशन करता रहता था। टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन ने पेपर पोर्ट से शादी कर ली थी और उनकी एक बेटी भी थी। यहाँ पर टोनी अपनी फैमिली के साथ एक पुरसुकून लाइफ गुजार रहा था, जिसका अब दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद 5 साल गुजर जाते हैं। जब एंटमैन पिम पार्टिकल्स लेने के लिए गया था तो थैनोस की चुटकी बजा देने की वजह से वो वहीं पर फंस गया, और जिस लैब में वो गया था वो एक वैन में थी, लेकिन वहाँ पर एक चूहा होता है जिसकी वजह
अलग थी। वहाँ का डायमेंशन, वहाँ का टाइम, सब कुछ हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग था। अब क्योंकि टाइम तो बिल्कुल अलग था, तो इसलिए उस दुनिया में गुजारे गए 5 घंटे इस दुनिया के 5 सालों के बराबर थे। और जब थैनोस ने आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था, तो उस इंसिडेंट को 5 साल गुजर गए थे, लेकिन उस दुनिया में सिर्फ 5 घंटे ही गुजरे थे। और जब स्कॉट लैंग उस दुनिया के 5 घंटे गुजार कर अपनी दुनिया में आता है, तो वो देखता है कि सब कुछ बदल चुका है और उसकी बेटी भी 5 साल ज्यादा बड़ी हो गई थी। इस सारी सिचुएशन को जानने के बाद स्कॉट अपने फ्रेंड्स यानी एवेंजर्स के पास जाता है और वो उन्हें बताता है कि थैनोस की चुटकी बजाने के बाद इस इंसिडेंट को 5 साल गुजर गए हैं ना, लेकिन इस दुनिया में तो सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे गुजरे हैं। स्कॉट यहाँ पर कैप्टन अमेरिका को बताता है कि अगर हम पिम पार्टिकल और उस दुनिया को यूज करना सीख जाएं, तो हम 5 साल पीछे जाकर सभी होने वाले एक्सीडेंट्स और गलतियों को ठीक कर सकते हैं। फिर उसकी इस बात पर स्टीव यानी कैप्टन अमेरिका एग्री करता है और अब एंटमैन, कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो तीनों मिलकर हेल्प मांगने के लिए टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन के पास जाते हैं, जहाँ पर टोनी अपनी फैमिली के साथ हिल स्टेशन पर रहता था। यहाँ पर वो लोग टोनी को अपने प्लान के बारे में बताते हैं कि अगर हम उस दुनिया को सही से यूज कर लें, तो हम टाइम में पीछे जाकर सभी हादसों को ठीक कर सकते हैं और टाल सकते हैं। लेकिन टोनी स्टार्क जानता था कि इस काम में खतरा है और रिस्क है, और अगर उसने ये काम कर दिया तो उसकी फैमिली भी खतरे में आ सकती है। तो इसीलिए टोनी स्टार्क उनसे ये काम करने के लिए साफ इनकार कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग काफी डिसअपॉइंटेड होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब क्योंकि टोनी ने तो उनकी हेल्प करने के लिए इनकार कर दिया था, तो इसीलिए वो सीधा जाते हैं हल्क के पास, जो कि अब था प्रोफेसर हल्क। अब क्योंकि ब्रूस बैनर का दिमाग काफी तेज था, इसीलिए वो लोगों की हेल्प करने के लिए एग्री हो जाता है। तो इसीलिए अब वो लग जाते हैं एक टाइम मशीन बनाने में, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्हें पता चलता है कि हल्क ने जो टाइम मशीन बनाई है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। वो हमें उस टाइम पर नहीं ले जा रही जिस टाइम पर हमने जाना है। फिर हमें टोनी स्टार्क दिखाया जाता है, जो कि अपने घर में जार्विस के साथ टाइम मशीन पर काम कर रहा था, लेकिन तभी उसके कोड्स एकदम से एक्यूरेट हो जाते हैं, जिससे फाइनली एक टाइम मशीन बन जाती है। और इसी वजह से टोनी स्टार्क को अपने डिसीजंस चेंज करने पड़ते हैं। पहले जहाँ पर वो ये सोच रहा था कि वो अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डाल सकता, अपनी फैमिली को बचाएगा, तो वहाँ पर उसकी वाइफ पेपर बोट्स आकर उसे समझाती है कि तुम हमारे लिए पूरी दुनिया को खतरे में नहीं डाल सकती, इसीलिए तुम हमारी फिक्र मत करो, बल्कि पूरी दुनिया को बचाने की कोशिश करो, और यही हमारे लिए खुशकिस्मती की बात होगी और एक गिफ्ट होगा। और तब टोनी अपनी वाइफ की बात मान लेता है और टाइम मशीन पर काम करना शुरू कर देता है। और इसके बाद वो सीधा पहुँच जाता है स्टीव यानी कैप्टन अमेरिका के पास, जहाँ पर वो उसके लिए उसी की वाइब्रेनियम से बने शील्ड लेकर आता है। इसके बाद नताशा टोक्यो जाती है क्लिंट बार्टन को वापस लाने के लिए। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि एक नकाबपोश किलर बनकर लोगों को मारना तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। तुम्हें सेटिस्फेक्शन तभी मिल सकती है जब तुम्हारी अपनी फैमिली तुम्हारी आंखों के सामने होगी, और हम इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद रॉकेट और हल्क नॉर्वे पहुंचते हैं, जहाँ पर थॉर होता है। थॉर को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वो किसी भी काम का नहीं रहा, क्योंकि वो काफी लेजी होने के साथ साथ काफी फैटी हो गया था, और अब उसका इन लड़ाइयों से कोई कनेक्शन नहीं रहा। लेकिन वो लोग उसे समझाते हैं और उसे कहते हैं कि अगर ये टाइम मशीन काम कर गई, तो तुम थैनोस से अपना पुराना बदला ले सकते हो, और साथ ही हम यूनिवर्स से खत्म हुए लोगों को दोबारा जिंदा भी कर सकते हैं। अब थॉर उनकी इस बात पर एग्री करता है और उनके साथ मिल जाता है, और इसके साथ ही टाइम मशीन की टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर एवेंजर्स यानी सुपर हीरोज अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग टाइमलाइन के साथ अलग अलग जगहों पर जाने के लिए सेपरेट हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क, हल्क, एंटमैन और कैप्टन अमेरिका 2012 के टाइम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर न्यूयॉर्क में वॉर चल रही थी। 2012 के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग वहाँ पर 3 इन्फिनिटी स्टोन्स मौजूद थे, जिनमें एक था टाइम स्टोन, एक था स्पेस स्टोन और एक था माइंड स्टोन। माइंड स्टोन वही जो थैनोस ने खुद लोकी को दिया था। अब टोनी और एंटमैन स्पेस स्टोन को लेने के लिए एवेंजर्स टावर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर एक गड़बड़ हो जाती है, जहाँ पर हल्क आकर उनका काम खराब कर देता है, क्योंकि उनके हाथ से स्पेस स्टोन निकल जाता है और स्पेस स्टोन को लोकी अपने साथ लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका का सामना होता है स्टीव रॉजर यानी अगले कैप्टन अमेरिका से। यहाँ पर कुछ टाइम के लिए उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, लेकिन फाइनली लेटेस्ट वाला कैप्टन अमेरिका माइंड स्टोन को वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद हल्क टाइम स्टोन को लेने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर टाइम स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास नहीं बल्कि गुरु माँ के पास होता है। यहाँ पर हल्क गुरु माँ से टाइम स्टोन को मांगता है, जिस पर गुरु माँ उसे कहती है कि अगर मैंने तुम्हें टाइम स्टोन दे दिया तो इस पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी टाइम लाइन्स बन जाएंगी, जिसकी वजह से हमारी टाइमलाइन बिगड़ जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी होने नहीं दे सकती। तब यहाँ पर हल्क गुरु माँ को काफी समझाने की कोशिश करता है कि फ्यूचर में काफी बड़े बड़े हादसे होने वाले हैं, जिसके लिए मुझे टाइम स्टोन की बहुत जरूरत है, लेकिन स्टिल गुरु माँ उसकी बात नहीं मानती। तब यहाँ पर ब्रूस बैनर
बैनर उसे कहता है कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन थैनोस को दिया है तो उसके पीछे उसका कोई मास्टर प्लान जरूर छुपा होगा। अब गुरु माँ इस बात पर एग्री करती है और अब वो फाइनली टाइम स्टोन हल्क को दे देती है। अब यहाँ पर कैप्टन अमेरिका और हल्क ने माइंड स्टोन और टाइम स्टोन तो हासिल कर लिए थे, लेकिन टोनी स्टार्क और एंटमैन को अभी तक स्पेस स्टोन नहीं मिला था, जिसकी वजह से अब टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका ये डिसाइड करते हैं कि वो टाइम में और पीछे जाएंगे और वहाँ जाकर वो स्पेस स्टोन को हासिल करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद वो दोनों पहुँच जाते हैं सीधा 1970 की टाइमलाइन में, जहाँ पर हम टोनी स्टार्क के फादर को देखते हैं। यहाँ पर टोनी अपने फादर से मिलकर काफी खुश होता है, साथ साथ वो वहाँ से स्पेस स्टोन हासिल करने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि कैप्टन अमेरिका भी वहाँ पर मौजूद होता है तो इसीलिए वहाँ पर उसे पिम पार्टिकल्स भी नजर आ जाते हैं, तो इसीलिए वो पिम पार्टिकल्स को भी लेकर अपने रियल वाले टाइमलाइन में आ जाते हैं वापस। इसके बाद थॉर और रॉकेट पहुँच जाते हैं 2013 की टाइमलाइन में, जहाँ पर उन्होंने रियलिटी स्टोन लेना था जो कि जेन फॉस्टर की बॉडी में था, तो इसीलिए वो दोनों जेन फॉस्टर के लोकेशन पर चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर थॉर अपनी मदर से मिलता है। यहाँ पर वो अपनी मदर को सारी बात समझाने की कोशिश करता है। अब क्योंकि थॉर की मदर एक जादूगरनी थी, इसीलिए वो फ्यूचर देखकर थॉर की सारी डिफिकल्टीज समझ चुकी थी और इसीलिए वो थॉर को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। और ठीक उसी टाइम पर थॉर अपना हाथ आगे करता है, जहाँ पर उसका हैमर भी अब उसके पास आ चुका था। वहीं रॉकेट भी जेन फॉस्टर की बॉडी से रियलिटी स्टोन हासिल करने में कामयाब हो गया था, इसीलिए वो दोनों वापिस से अपनी टाइमलाइन में आ जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं ग्लिन बार्टन यानी होकाई और ब्लैक विडो, जो कि 2014 के टाइमलाइन में आते हैं और यहाँ पर वो सोल स्टोन हासिल करने के लिए आए थे, जहाँ पर वो मिलते हैं रेड स्कल से। यहाँ पर रेड स्कल सोल स्टोन के लिए उन्हें बताता है कि ये स्टोन हमेशा सोल के बदले सोल मांगता है और अगर तुम सोल स्टोन को पाना चाहते हो तो तुम्हें एक सोल को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर वो दोनों समझ जाते हैं कि अगर उन दोनों में से कोई एक खुद को सैक्रिफाइस नहीं करेगा तो वो सोल स्टोन हासिल नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी ही जान सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार थे। और यहाँ पर उन दोनों के बीच काफी अच्छी फाइट होती है, लेकिन यहाँ पर नताशा सोल स्टोन के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है, जहाँ पर क्लिंट बार्टन फाइनली सोल स्टोन हासिल कर लेता है और इसीलिए वो भी अपने रियल वाली टाइमलाइन में आ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जेम्स रोड्स और नेबुला पर आता है, जो कि 2014 की टाइमलाइन में जाते हैं टाइटन्स प्लेनेट पर, जहाँ पर पीटर क्विल पहले से ही मौजूद होता है। और इसके बाद वो सभी पावर स्टोन को हासिल करने के लिए चले जाते हैं और जब ये उस जगह पर पहुँचते हैं तो ये पीटर क्विल को बेहोश करके पावर स्टोन को लेने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी नेबुला को पुरानी नेबुला की वजह से यादें आने लगती हैं, जिसकी वजह से उसका ट्रांसमीटर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से नेबुला वहीं पर बेहोश हो जाती है, जहाँ पर थैनोस की टीम आकर नेबुला को प्रिजनर बना लेती है। अब क्योंकि नेबुला एक ह्यूमनॉइड थी, यानी आधी इंसान और आधी एंड्रॉइड, जिसका फायदा उठाकर थैनोस उसकी सारी की सारी मेमोरी को स्कैन कर लेता है। साथ साथ 2014 वाले थैनोस को 2018 में होने वाले सारे इवेंट्स के बारे में पता चल जाता है। उसे ये भी पता चल जाता है कि फाइनली उसने सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल कर लिए और साथ साथ यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को भी खत्म कर दिया, जिसकी वजह से अब उसका मकसद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। साथ ही अब थैनोस नेबुला से उसके पिम पार्टिकल्स को भी ले लेता है और वो उसे काफी अपग्रेडेड वर्जन में बनाकर अपनी पूरी टीम के साथ अर्थ पर 2023 वाले डायमेंशन में आ जाता है। इसके बाद अवेंजर्स सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को एक नए गोल्ड आर्मर में लगा देते हैं और अब बारी आती है कि इस गोल्ड आर्मर को कौन यूज करेगा, जिसकी वजह से वो सारी पॉपुलेशन जो इस यूनिवर्स से खत्म हो गई थी वो वापस आ जाएगी। तब यहाँ पर सबसे पहले थॉर आगे आता है, लेकिन हल्क उसे कहता है कि इसके अंदर गामा वेव्स है और अगर तुमने इसका यूज किया तो तुम्हारा काफी बुरा हाल हो जाएगा, तो क्यों ना इसका यूज मैं करूँ, क्योंकि मैं भी तो गामा वेव से ही बना हूँ। इसके बाद हल्क उस गोल्ड आर्मर को पहनता है और चिटकी बजा देता है, लेकिन यहाँ पर हल्क की हालत काफी खराब हो जाती है। अब हालांकि थैनोस ने भी सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करने के बाद ही गोल्ड आर्मर को यूज किया था, लेकिन उसे तो कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर हल्क के साथ ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि थैनोस हल्क की निस्बत काफी ज्यादा पावरफुल था और यही वजह होती है कि हल्क की यहाँ पर काफी बुरी हालत हो जाती है। लेकिन वो सारी पॉपुलेशन जो यूनिवर्स से खत्म हो चुकी थी अब वो वापिस आने लगी थी, तब इस बात की वजह से वो सारे अवेंजर्स काफी खुश होते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाती, क्योंकि तब थैनोस भी अपनी शिप और अपनी पूरी टीम के साथ रियल टाइम यानी 2023 में पहुंचकर उन लोगों की लोकेशन को बॉम्ब से उड़ा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ साथ थैनोस भी काफी गुस्से में था और इस बार वो चाहता था कि वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करके आधी पॉपुलेशन नहीं बल्कि इस पूरे यूनिवर्स की सारी पॉपुलेशन
खत्म कर दी और उसके बाद वो एक नया यूनिवर्स बनाए जहाँ पर सब लोग थैनोस को अपना गॉड समझे, उसे माने और उसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दे। और यहाँ पर इस मूवी की सबसे जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर बहुत अच्छे सीन्स हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि थैनोस की टीम और एवेंजर्स यानी हमारे सुपर हीरो एक दूसरे के आमने सामने आकर मुकाबला करते हैं। यहाँ पर बार्टन उस गोल्ड आर्मर को लेकर भागता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन अमेरिका हैमर ले लेता है और इसके बाद वो थैनोस से लड़ाई करने लगता है। अब यहाँ पर हम कैप्टन अमेरिका और थैनोस के बीच एक काफी जबरदस्त फाइट देखते हैं, लेकिन थैनोस के आगे टिकना कोई आसान बात नहीं है क्योंकि थैनोस उन सबसे ज्यादा पावरफुल था। अब यहाँ पर थैनोस की टीम अवेंजर्स पर भारी पड़ रही थी, इसीलिए सभी हीरोज हार मानने के करीब थे। लेकिन उसी टाइम पर 5 साल पहले लड़ाई करने वाले सारे अवेंजर्स और सुपर हीरोज उनकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। जहाँ पर पहले तो आगे आती है ब्लैक पैंथर की टीम, इसके बाद सेकंड नंबर पर आगे आती है वॉन्ग की पूरी टीम और अब सारे अवेंजर्स एक बार फिर से इकट्ठा होकर थैनोस और उसकी टीम के अगेंस्ट लड़ने लगते हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन को वही इशारा देते हैं कि ये वही आखिरी प्रेडिक्शन है जो मैंने लाखों करोड़ों में से एक चूज की थी और अगर हम इस मोमेंट पर सक्सेसफुल हो गए तो हम थैनोस का खात्मा कर सकते हैं, वरना तो हमें दूसरा मौका तो नहीं मिलने वाला। यही हमारे पास आखिरी मौका है, हमें इसमें ही कुछ करके दिखाना है। अब यहाँ पर आयरन मैन थैनोस के हाथ से सारे इन्फिनिटी स्टोन चुरा कर अपने गोल्ड आर्मर में पहन लेता है और इसके बाद वो बोलता है आई एम आयरन मैन और ऐसा कहते ही वो भी चुटकी बजाता है जिससे कि थैनोस और उसकी सारी टीम राख बनकर अब वहाँ से गायब हो जाती है और अब बचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस पूरे रियल टाइम के हीरोज और साथ ही इस टाइमलाइन की पॉपुलेशन। लेकिन साथ साथ यहाँ पर आयरन मैन काफी बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था और इसके बाद यहाँ पर हम वो सैड सीन देखते हैं जहाँ पर आयरन मैन की मौत हो जाती है। इसके फौरन बाद हम टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन का फ्यूनरल देखते हैं जिसमें कि सारे एवेंजर्स आए हुए थे। इसके बाद थोर पीटर क्विल और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम के साथ निकल जाता है। अब एवेंजर्स ने ये डिसाइड किया था कि हम जिस भी स्टोन को जहाँ से भी उठाएंगे तो हमारा काम खत्म होने के बाद हम उस स्टोन को वापस से उसकी जगह पर रख आएंगे। तो इस काम के लिए आगे बढ़ता है कैप्टन अमेरिका। अब यहाँ पर कैप्टन अमेरिका थोर के हैमर और साथ साथ 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने साथ में लेकर टाइम मशीन का यूज करते हुए हर स्टोन को उसकी जगह पर वापस रख देता है। अब क्योंकि कैप्टन अमेरिका ने 70 साल बर्फ में गुजारे थे तो इसीलिए उसने अपनी जिंदगी को ठीक से नहीं जिया था, तो इसीलिए वापस से वो अपनी 1945 की टाइमलाइन में आकर अपने साथियों के साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजारता है। और जब उसका लास्ट मोमेंट आता है तो वो रियल टाइम यानी 2023 के डायमेंशन में आकर अपने साथी यानी फैल्कन को अपनी खास शील्ड देकर कहता है कि अब से यहाँ पे कैप्टन अमेरिका तुम ही हो। और यहीं पर ये मूवी भी एंड हो जाती है। थैंक यू।